बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 298 एक साथ सुन चुके हैं और अब 299 की मुलाहिज़ा फरमाएं। कायम ना रहने का क्या सवाल है चीफ। मुझे इस बात से शदीद सदमा पहुंचा है कि मेरी गलती की वजह से एक आम चीज़ हमारे हाथ से निकल गई। कहने का मतलब ये है कि खास हालात में ऐसा भी हो सकता था कि दूसरों की तवज्जो हटाने के लिए किसी बड़ी चीज की आड़ में कोई छोटी चीज इधर से उधर की जाती। मैंने कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि हालात खास नहीं थे, लिहाजा उन्हें ये हरकत करने की जरूरत भी नहीं थी। जो कुछ भी है इसी पैकेट में है। बूढ़ मुझे हैरत से देखने लगा। तुम भी अजीब ही हो चीफ, कभी कुछ कहते हो और कभी कुछ कहते हो। मैं उन इम्कानात की बात कर रहा था जिनकी तरफ तुम्हारी तवज्जो नहीं गई थी। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि आइंदा किसी मौके पर तुम कोई नुकसान उठाने से महफूज रहो। तुम्हारा मतलब है मुझसे कोई गलती नहीं हुई? बूढ़ ने अटक अटक कर कहा। हमारी मतलूबा शय यही पैकेट है? बिल्कुल, मैंने सर हिलाया। यही पैकेट हमारी मतलूबा शय है जिसके लिए इस वक्त मादाम कलारा के आदमी पागल हो रहे होंगे। बूढ़ के अंदाज से उलझन जाहिर होने लगी। अगर असल चीज वाकई यही है तो इसमें से अभी तक कुछ बरामद क्यों नहीं हुआ? वजह यह है कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा। खुफिया तहरीरें लिखने के ऐसे तरीके ईजाद हो चुके हैं कि उनके लिए एक अलहदा लेबॉर्ट्री की जरूरत है। ये भी मुमकिन है कि अगर पहले से इल्म ना हो तो कोई गलत तरीका इख्तियार करने के नतीजे में खुफिया तरीके से लिखी जाने वाली कोई तहरीर जाया भी हो सकती है। ज्यादा इम्कान इस बात का रह गया है कि इस पैकेट में किसी जगह ऐसी कोई खुफिया तहरीर हो सकती है जिसके जरिए कोई इंतहाई अहम पैगाम भेजा गया हो। कोई ऐसा पैगाम जिसे भेजने के लिए ट्रांसमीटर को भी गैर महफूज तस्वुर किया गया हो। कोई इतना अहम पैगाम जिसके लिए जरूरी कोड वर्ड पर इंहिसार करने को खतरनाक समझा गया हो। एहतियात दर एहतियात यूं ही तो नहीं बरती गई होगी। खुदा का शुक्र है कि मुझसे गलती नहीं हुई, वरना तुमने तो मुझे दहला ही दिया था। बूढ़ ने कहा। अब अगर तुम कहो तो मैं इस पैकेट पर कोई खुफिया तहरीर तलाश करने के लिए किसी लेबॉर्ट्री का बंदोबस्त करूं। ये कोई इतना मामूली काम नहीं है बूढ़। इसके लिए राजदारी बुनियादी शर्त है जो मैं आसानी से मयसर नहीं आ सकती। खास तौर पर शीगुराई में यहाँ इसराइल की हामी हुकूमत है। मैंने कहा, लेकिन मेरा ख्याल इस पैकेट पर खुफिया तहरीर तलाश करने का मरहला बाद में आएगा। अभी तो ये इकदाम कबल अज वक्त होगा। एक काम हमें और भी करना है और मुझे हैरत है कि तुम में से किसी का ज़हन उस तरफ क्यों मुंतकिल नहीं हुआ। अब भी अगर तुम मुतमईन नहीं हुए तो अब फिल्टर राड के सिवा और बचा ही क्या है? तहजीब ने कहा। और फिल्टर राड के अंदर कुछ होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल पैदा हो या ना हो ये हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर उनमें से भी कुछ ना मिला तो फिर ये बात यकीनी हो जाएगी कि हमें कोई खुफिया तहरीर ही तलाश करनी है। मैंने एक फिल्टर पर उंगलियों का हल्का सा दबाव डालते हुए कहा। फिर ये बात भी है कि इस किस्म की खुफिया चीज ऐसी जगह छुपाई जानी चाहिए जो किसी के वहम गुमान से भी बाहर हो, जिस तरफ किसी का ज़हन भी ना जा सकता हो। छठी सिगरेट पर मैं चौंक पड़ा। मुझे महसूस हुआ था कि फिल्टर के अंदर कोई चीज मौजूद है। क्या बात है? तहजीब ने मुझे चौंकते देखकर तेजी से कहा। क्या कुछ बरामद हुआ? हाँ, इस फिल्टर के अंदर कुछ महसूस तो हो रहा है, मैंने जोशीले लहजे में कहा और जल्दी जल्दी दीगर फिल्टर भी चेक करने लगा। 3 और फिल्टरों पर मुझे शुबा हुआ और मैंने उन्हें अलहदा कर दिया। इन 4 फिल्टरों के अंदर कोई ना कोई चीज मौजूद है, मैंने कहा और एक फिल्टर को बड़ी एहतियात से फाड़ना शुरू कर दिया। रुई के फिल्टर के दरमियान से आखिरकार वो हमारी मेहनत का समर निकल ही आया। ये एक माइक्रो फिल्म थी। माइक्रो फिल्म देखते ही सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। ये हमारी पहली कामयाबी है, बूढ़ ने खुशी से कहा। अब मादाम कलारा को पता चलेगा। उन लोगों की इतनी एहतियात जाहिर करती है कि इस फिल्म में वाकई कोई इंतहाई अहमियत की चीज होगी। तहजीब मालकम एक्स बोली। मैंने इसीलिए आपके साथ शामिल होने का फैसला किया था कि ये सिलसिला मुझे कहीं और नहीं मिल सकती थी। आतिफ ने कहा। वो लोग तबसरे कर रहे थे और मैं दूसरे फिल्टरों में से भी माइक्रो फिल्में निकाल रहा था। हमारी जिद्दो जो नतीजा खेज साबित हुई थी। दुश्मन की 4 माइक्रो फिल्में हमारे कब्जे में थी। अब क्या ख्याल है तहजीब? मैंने मुस्कुरा कर कहा। तुम तो कह रही थी कि फिल्टर में से कुछ बरामद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अपना अंदाज गलत होने की सबसे ज्यादा खुशी भी मुझे ही महसूस हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि इन माइक्रो फिल्मों में क्या है? तहजीब के इस सवाल ने मेरे सिवा सबको चौंका दिया। माइक्रो फिल्में बरामद होने की उन्हें इतनी खुशी हुई थी कि वो ये भी भूल गए थे कि ये फिल्में हमारे लिए उस वक्त तक बेकार है जब तक माइक्रो प्रोजेक्टर ना मयसर हो। शीगुराई में तो माइक्रो प्रोजेक्टर का उसूल बहुत दुश्वार होगा। बुढ़ बुढ़ाया।
लेकिन अगर तुम कहो तो बुड कोशिश कर सकता है। कोशिश तो हर मामले में जरूर करनी चाहिए, लेकिन कोशिश को एक हद के अंदर ही रहना चाहिए। बै ने कहा, शीकुराई तो खैर बहुत छोटी सी जगह है, बाद बड़े बड़े ममालिक में भी माइक्रो प्रोजेक्टर किसी आम दुकान से नहीं मिल सकता। माइक्रो प्रोजेक्टर मुहैया करना तो मेरी जिम्मेदारी है चीफ, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर भी कुछ तवज्जो देनी चाहिए। कौन सी बात? मैंने चौंक कर कहा। मादाम क्लारा के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाने के बारे में सोचो। क्राउन नाइट क्लब पर हल्ला बोलो, वो उनका बहुत बड़ा अड्डा है। जिन मुकामात पर माइक्रो प्रोजेक्टर मिलने की तवक्को हो सकती है, क्या उन मुकामात की निगरानी नहीं हो रही होगी? अचानक तहदीब ने कहा और मैं चौंक पड़ा। ठीक कह रही हो, दर हकीकत इस मौके पर हम तक पहुंचने के लिए उनके पास वाहिद जरिया यही है, लिहाजा हम में से हर एक को ऐसी जगहों से दूर रहना चाहिए। ये क्या बात हुई? बुड बिगड़ कर बोला। अगर हम यूं डर कर बैठ गए तो वो लोग हम पर बिल्कुल ही हावी आ जाएंगे और हम उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकेंगे। बुनियादी बात यह है कि माइक्रो प्रोजेक्टर का मिलना ही मुश्किल है, तो फिर इसकी खातिर खुद को खतरे में क्यों डाला जाए? मैं ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात माने लेता हूँ, लेकिन अगर इस एहतियात पसंदी के नतीजे में माइक्रो फिल्में अपनी अहमियत खो बैठी तो क्या होगा? इस बात का फैसला तो उसी सूरत में हो सकता है जब हमें ये मालूम हो जाए कि इन माइक्रो फिल्मों में कौन से राज पोशीदा हैं। इसके अलावा फौरी अहमियत की हामिल चीजों के लिए कभी माइक्रो फिल्मों का सहारा नहीं लिया जाता। मैंने कहा, माइक्रो फिल्मों को हमेशा या तो मुस्तकिल अहमियत या फिर तवीलुल मियाद मंसूबों वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा ये अंदेशा बेसुध मालूम होता है कि अगर हम इन फिल्मों से फौरी फायदा ना उठा सके तो ये रायगां हो जाएंगी। ज़ाहिर है जो बात तुम्हारे मुंह से निकल गई तुम उसके हक में दलीलों के अंबार ही लगाते जाओगे, और चूंकि तुम बास भी हो लिहाजा मातहत तो वैसे भी तुमसे बहस नहीं कर सकते। ये क्या बकवास है? मैंने उसीले लहजे में कहा। मैं कब ख्वाह मुखा तुम लोगों पर अपने फैसले मुसल्लत करने की कोशिश करता हूँ? तुम समझ नहीं रहे, तहजीब ने हंसते हुए कहा। बुड का गुस्सा असल में उस बात पर है कि तुमने उसके कहने के मुताबिक क्राउन नाइट क्लब पर चढ़ाई क्यों नहीं की। हाँ और क्या? बुड ने बड़ी संजीदगी से सारी लाया। अपनी अपनी चलाए जा रहे हो, बुड की कोई सुनता ही नहीं। तुम्हारी एक नामाकूल फरमाइश नजरअंदाज करने का खुमियाजा उसी सूरत में भुगतना पड़ेगा कि तुम मुझ पर बेबुनियाद इल्जामात आयद करोगे। मैंने बुड को घूरते हुए कहा। एक अच्छे बाज के लिए जरूरी है कि वो अपने मातहतों की जरूरियात का ख्याल रखे, बुड ने ढिठाई से कहा, वरना रद्द अमल के तौर पर तो कुछ भी हो सकता है। तुम निहायत बेहुदा आदमी हो, तुमसे जरा भी सब्र नहीं हो सकता। आज की रात के लिए मेरा प्रोग्राम यही था कि हम क्राउन नाइट क्लब की तरफ जाएं। क्या अब तुमने अपना प्रोग्राम तब्दील कर दिया है? वो तो करना ही पड़ेगा, मैंने बेरुखी से कहा, वरना क्या तुम्हारे ख्याल में मुझे अपने ऊपर इल्जामात आयद कराने का शौक है? अरे नहीं चीफ, तोबा तोबा, बुड ने अपने कान पकड़ते हुए कहा। अब क्या बुड को इतना भी हक नहीं कि वो तुमसे मजाक कर सके? बुड के मजाक में इतनी बेसाख्तगी थी कि तहजीब के साथ साथ आतिफ और तला भी हंस पड़े और मैं बुड को खुशमगीन नजरों से घूर कर रह गया। तुम बहुत फराग दिल हो चीफ, इसलिए तो बुड तुम्हारा होकर रह गया है, वरना कितने ही लोगों की तमन्ना है कि बुड उनके साथ काम करे, मगर बुड तो तुम्हारा दीवाना है। बस बस, मैंने हाथ उठाकर कहा, ज्यादा खुशामदे करने की जरूरत नहीं। आज रात मैं क्राउन नाइट क्लब जाकर वहां के हालात भी देख लूंगा। यानी तुम अकेले जाओगे? बुड ने हैरत से आंखें फाड़ कर मुझे देखा। हाँ, मेरा प्रोग्राम यही है कि वहां अकेले ही जाऊं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए चीफ। बुड बुड़ाया, तुम्हारी जिंदगी बहुत अहम है, लेकिन तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है। मेरी जिंदगी अहम है तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर ये नहीं होगा कि मैं चूड़ियां पहनकर घर बैठ जाऊं? मैंने तंजिया अंदाज में कहा। मेरा ये मतलब नहीं था, बुड ने मुखला कर कहा। ऐसी खतरनाक जगहों पर तुम्हारा तनहा जाना किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। तुम्हें अपने तहफ्फुज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो यूं क्यों नहीं कहते कि तुम खुद भी मेरे साथ चलना चाहते हो? तो यूं क्यों नहीं कहते कि तुम खुद भी मेरे साथ जाना चाहते हो? मैं तुमसे कुछ नहीं कहता चीफ, अगर तुम मुनासिब समझो तो मुझे साथ ले चलो, ना मुनासिब समझो तो मैं इसरार नहीं करूंगा। अब तुम राय रास्त पर आए ना, मैंने कहा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आज रात के लिए मेरा मंसूबा क्या है और इसमें तुम लोगों को क्या रोल अदा करना है। सूरज गुरूब होने के बाद मैं तहजीब के साथ शीगुराई की सड़कों पर निकल आया था। कार का रुख मैंने सुनसान सड़कों की तरफ मोड़ दिया था। प्रोग्राम के मुताबिक तहजीब बादाम कलारा से ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू करनी थी और उसके लिए जरूरी था कि उससे गुफ्तगू के दौरान हम मुतहर्रिक रहें ताकि हम लाइल्मी में मारे ना जाएं। ऐसे हालात की अब कमी नहीं थी जो नशरियात सिमत और फासले की निशानदेही कर देते हैं। मैं तुम्हारी मौत की बात कर रही हूँ कलारा भूरी बिल्ली। राब्ता कायम होने पर तहजीब ने बड़े शगुफ्ता लहजे में कहा। रीना से अदम ताउन का रवैया अपनाकर तुमने अच्छा नहीं किया, और रीना के बारे में तुम्हें ये मालूम नहीं होगा कि अगर वो एक बार मैदान अमल में उतर आए तो फिर उसकी राह में कोई मुश्किल हायल नहीं हो सकती।
मैंने तुम्हारे बारे में संजीदगी से गौर किया है, क्लारा की आवाज आई। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मुल्क से बाहर जा रही हो। हाँ, ऐन उसी वक्त मुझे ख्याल आया कि शायद तुम मेरे इस तरह चले जाने को मैदान छोड़ने पर महमूल करो, और मुझे ये हरगिज़ गवारा नहीं है। लिहाजा मैंने अपना इरादा मुलतवी कर दिया है। तुम जो चाहो कह सकती हो, इसलिए कि फिलहाल तुम्हारा पल्ला भारी है और वक्ती तौर पर मुझे तुम्हारी बढ़तरी तस्लीम करने में कोई यार नहीं। तहजीब बड़े जहरीले अंदाज में हंसी। दर पे शिकस्तें तुम्हारा मुकद्दर बनी है, उसके बावजूद भी तुम्हारे ये तेवर हैं। ये सब बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मुतालबा क्या है, क्लारा ने कहा। सबसे पहले मैंने तुम्हें खबर दी कि तुम्हारा एक आदमी विल्सन गोटेल से एक आदमी का कटा हुआ सर लेकर आ रहा है, लेकिन तुमने इस बात को इसलिए अहमियत नहीं दी कि यहाँ की हुकूमत के जो करता धरता है उनसे तुम्हारे अच्छे मरासिम है। फिर हमने तुम्हारे एक आदमी को अगवा किया, तुमने उसे भी कोई अहमियत नहीं दी, शायद इसलिए कि वो आदमी तुम्हारे नजदीक ज्यादा अहम नहीं होगा। उसके बाद मेरे चक्कर में तुम्हारा एक आदमी भी मारा गया। तुम लोग फिर भी राय रास्त पर नहीं आए, लेकिन मैं देख रही हूँ कि डैनियल के एक मामूली से पैकेट ने तुम्हारे कस बल निकाल दिए हैं। तहजीब बैनी खेज लहजे में बोली, क्या उस पैकेट की अहमियत बहुत ज्यादा है? उसकी अहमियत बहुत ज्यादा भी नहीं है, क्लारा ने गड़बड़ा कर कहा। दरअसल मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती हूँ। ख्वामुखा तहजीब बंस पड़ी, या मैं तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगी हूँ। तहजीब के लहजे में तंज की बहुत गहरी काट मौजूद थी। क्लारा तिल मिलाकर रह गई। तुम गलत समझ रही हो, उसने बड़ी एहतियात से कहा। आपस में तसादुम का नतीजा हम दोनों ही के हक में मुज़र है, इसलिए बेहतर यही है कि हम मुसालत की कोई राह निकाल लें। यही बात तो मैंने भी तुमसे इब्तदा में कही थी, जो उस वक्त तुम्हारी समझ में नहीं आई थी, लेकिन शुक्र है कि तुम्हें जल्दी अकल आ गई, वरना बहुत बड़े बड़े नुकसानात उठाकर तुम आखिरकार इसी नतीजे पर पहुंचती। ठीक है, क्लारा ने जल्दी से कहा, अब तुम ये बता दो कि तुम्हारा मुतालबा क्या है। बहुत सादा और आसान सा मुतालबा है, तहजीब ने कहा। तुम्हारे गैर कानूनी कारोबार में 50% हिस्सा हमारा भी होना चाहिए। 50%? क्लारा ने बड़ी मुश्किल से कहा। इतना बड़ा हिस्सा तो किसी बुनियाद पर ही दिया जा सकता है। बुनियाद तो मौजूद है, क्लारा डेर, तहजीब चेकी। रीना नहीं चाहेगी कि तुम लोग शी गुराई में कुछ भी नहीं कर सकते। बुनियाद तो मौजूद है डेर क्लारा, तहजीब चेकी। रीना नहीं चाहेगी तो तुम लोग शी गुराई में कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे कान उन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू पर मरकूज थे, मगर मेरी तमाम तर तवज्जो ड्राइविंग की तरफ थी। मैं बहुत तेज कार चला रहा था और तेजी से सड़कें तब्दील कर रहा था, ताकि कोई आला हमारी यकीनी निशानदेही न कर सके। जो कुछ तुमने अभी तक देखा वो मेरे आदमियों की कारकर्दगी का अदना सा नमूना है, तहजीब कह रही थी। मैं तुम्हें डील दे रही हूँ ताकि कम से कम नुकसान के एवज तुम्हें ज्यादा से ज्यादा अकल आ जाए। गौर करो तो ये तुम्हारे लिए एक सुनहरी मौका है। हमने अब तक तुम्हें कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने से गुरेज किया है, लेकिन अगर तुम्हारा तरीकाकार यही रहा तो हम तमाम मसलतें बलाए ताक रख देंगे। सुनो रीना, क्लारा ने कहा, हम यहाँ कोई कारोबार नहीं कर रहे कि उसकी आमदनी में से 50% तुम्हारे हवाले कर देंगे। रीना की मालूमात में आज तक कोई शख्स भी इजाफा नहीं कर सका। तुम मुझे ये बताने की कोशिश मत करो कि तुम लोग क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे, इसलिए कि तुम्हारे बारे में हम वो कुछ भी जानते हैं जो शायद तुम्हें भी मालूम ना हो। तो तुमने डेविड रेयान पर तशद्दुद करके उसकी जबान खुलवा ली, और डेविड रेयान को किसकी निशानदेही पर अगवा किया गया था? तहजीब ने तंदिया लहजे में कहा, नहीं क्लारा डेयर, हम अपनी मालूमात के लिए किसी एक जरिए के मोहताज नहीं हैं। जो लोग किसी एक जरिए पर इंसार करते हैं उनकी जिंदगी भी बड़ी मुख्तसर होती है। क्लारा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। ये कैसी गुत्थी थी जिसे वो किसी तरह भी सुलझा नहीं पा रही थी। ये मुमकिन था कि डेविड की जबान खुलवा कर उनके बारे में मालूमात हासिल कर ली हूँ, मगर फिर ये सवाल पैदा होता था कि डेविड तक किस तरह पहुंचे। और सबसे बड़ा धमाका तो ये था कि जो माइग्रे फिल्में इंतहाई खुफिया तरीके से मंगवाई गई थी, हमें उसके बारे में किस जरिए से इतला मिली थी। डेविड रेयान को उंगली भी नहीं लगाई गई। क्लारा, चंद लम्हों के बाद तहजीब ने दोबारा कहा, अगर तुम्हें उस पर शुबह है तो उससे तुम्हारी बात कराई जा सकती है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, क्लारा ने बर्राई हुई आवाज में कहा, लेकिन तुम्हारे मुतालबे पर गौर करने के लिए मुझे वक्त दरकार होगा। तुम गौर करो तो तुम्हें महसूस होगा कि मेरा मुतालबा नाजायज नहीं है। अगर हम चाहें तो तुम लोग शी गुराई में कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे तो इस बात पर हैरत है कि तुम अचानक ही नमूदार हुई हो। मैंने कभी किसी से तुम्हारा जिक्र तक नहीं सुना। ऐसा ही होता है क्लारा, रीना के शिकार कभी उसका जिक्र भी जबान पर नहीं लाते। कुछ अरसे बाद तुम भी यही करोगे। मुझे भी नामो नमूद का शौक नहीं। अगर किसी मौके पर तुम ये भी कह दो कि रीना, मैं तुम्हारी जूतियों की खाक के बराबर भी नहीं हूँ, तब भी मैं बराबर नहीं मानूंगी। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि मैं बाकायदगी से हमारे हिस्से की रकम अदा करती रहो। मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारे लिए कुछ रकम की मंजूरी मिल जाए, क्लारा ने कहा, ताकि तुम्हारा काम भी चलता रहे।
मैं भीख नहीं मांग रही क्लारा, तहजीब घुराई। हमें मुस्तकिल तौर पर तुम्हारे मुनाफे की 50% रकम चाहिए, वरना तुम्हें शी गुराई से अपना बोरिया बिस्तर गोल करना पड़ेगा। यहाँ हमारे कारोबार जरूर है रीना, लेकिन इससे कहीं ज्यादा हमारे अखराजात हैं। या कुल आमदनी का 50% या कुल अखराजात का 50%। तहजीब ने फैसला कुन लहजे में कहा, इससे कम पर कोई सौदा नहीं हो सकता। तुम ज्यादती कर रही हो, हमारे वसाइल बहुत महदूद हैं। तुमने शायद हमसे गलत तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं। रीना कभी गलती नहीं करती क्लारा भूरी बिल्ली, तहजीब ने जहरीले लहजे में कहा। अभी तक तुम इस खुशफहमी का शिकार मालूम होती हो कि शायद हम डैनियल के पैकेट की असलियत तक नहीं पहुंच सके। मैं तुम्हारी खुशफहमी दूर कर देना चाहती हूँ। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि हमने सिगरेटों में पोशीदा माइक्रोफिल्में बरामद कर ली हैं। एक बार फिर दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। ये बात अगरचे बहुत ज्यादा गैर मुतवक्को नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद ये इतला किसी बम की तरह क्लारा के आसाब पर गिरी थी। उसका बस चलता तो रीना को गोलियों से छिलनी कर देती, लेकिन उसकी बदकिस्मती ये थी कि हम मुकम्मल तारीकी में थे और हम तक पहुंचने के लिए उसके पास कोई सिरा भी नहीं था। तुम्हें सांप की सूंघ गया भूरी बिल्ली, तहजीब ने जहरीले लहजे में कहा। क्या मैं तुम्हें ये भी बताऊं कि तुम्हारे आदमी मुझे सारी तफरीगाह में ढूंढते फिर रहे थे, और ये कि उन्होंने मुझे तलाश करने के लिए उस शख्स का सहारा भी लिया था जो टेलीफोन के नजदीक काउंटर पर मौजूद था। मैंने वाकई तुम्हें समझने में गलती की थी, क्लारा ने भर्राई हुई आवाज में कहा, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि उन माइक्रो फिल्मों को जाया नहीं होना चाहिए। क्या तुमने मुझे इतना ही अहमक समझ रखा है क्लारा? वो फिल्में तो तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़े मजबूत कार्ड हैं। हम भला उन्हें किस तरह जाया कर सकते हैं? मैं खुद मुख्तार नहीं हूँ रीना, वरना मैं अभी इस मामले को खत्म कर देती। लेकिन मुश्किल ये है कि मुझे भी कुछ दूसरे लोगों से मंजूरी लेना पड़ती है। मैं इस बात से बखूबी वाकिफ हूँ क्लारा, हमने तुम्हें छेड़ने से कबल तवील से तुम्हारा बहुत करीब से जायजा लिया है। तुम्हारे तमाम तरीकेकार हमारे इल्म में है। अगर तुम कहो तो मैं शी गुराई में तुम्हारे अड्डों के बारे में तफसीलात फराहम कर दूं। मैं तुम्हें ये भी बता सकती हूँ कि कहाँ से तुम्हें कितनी आमदनी होती है। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं इस वक्त तुम्हें कोई हतमी जवाब नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि आइंदा तुम्हारा जवाब क्या होगा। तुम मामूली रद्दोकत के बाद बड़ी से बड़ी रकम अदा करने के लिए भी तैयार हो जाओगी और अदायगी भी हमारे तयशुदा तरीकेकार के मुताबिक करोगी, लेकिन इस आड़ में तुम हम तक पहुंचने की कोशिश करोगी और मैं तुम्हें पेश की इतला दे रही हूँ कि तुम्हारी ये कोशिश नाकाम बना दी जाएगी। तुम्हारे तमाम खदशात गलत साबित होंगे, क्लारा ने कहा। मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारा मुतालबा मनोअन तस्लीम कर लिया जाए। तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं करोगी, तहजीब ने जहरीले लहजे में कहा। ये तो तुम्हारी मजबूरी है। क्लारा ने तहजीब के जवाब पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर करने की बजाय सरसरी लहजे में कहा, लेकिन मैं तुमसे राब्ता किस तरह कायम करूंगी? उसके लिए तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। सुबह 9 बजे के करीब मैं तुमसे खुद ही राब्ता करूंगी। तहजीब ने गुफ्तगू करके ट्रांसमीटर का स्विच ऑफ कर दिया। क्या ख्याल है अली, मैंने तसल्ली बख्श गुफ्तगू की है ना? तुम अपना रोल गैर मामूली खुश असलूबी से निभा रही हो। मैंने तारीफी नजरों से उसकी तरफ देखा। अगर तुम में ये खूबी ना होती तो तुम मली यार खान की मंजूर नजर क्यों होती? क्राउन नाइट क्लब के वसीओ अरीज हाथे में स्टील ग्रे कलर की चमचमाती हुई मर्सिडीज दाखिल हुई और पार्किंग लॉट में जाकर रुक गई। स्टील ग्रे कलर की उस मर्सिडीज से उम्दा किस्म के सूट से उतरने वाला मैं खुद था। मेरे हाथों की उंगलियों में बेशकीमत जवाहरात की अंगश्तरियां नजर आ रही थीं। मैं एक खास मकसद के तहत उस हुलिये में आया था। बूढ़ ने उस क्लब के बारे में तफसीली मालूमात मुझे फराहम कर दी थी। यहाँ के दस्तूर के मुताबिक जब भी कोई अजनबी और अमीर शख्स यहाँ दाखिल होता था तो उसे यहाँ मौजूद लड़कियाँ घेर लेती थी। वो लड़कियाँ खास तौर पर उस मकसद के तहत वहाँ मुलाजिम रखी गई थी। वो न सिर्फ हर किस्म की रफाकत के लिए तैयार रहती थी, बल्कि उनकी ये कोशिश भी होती थी कि किसी तरह उस शख्स को जुए खाने में ले जाएं जहाँ बड़े पैमाने पर जुआ हुआ करता था, और वहाँ से किसी शख्स का भी जीत कर निकलना महाल था। पार्किंग लॉट से निकलकर क्लब की इमारत की तरफ बढ़ते हुए मुझे वो लड़की नजर आ गई, इंतहाई हुसीन और जुमील। उस लड़की ने मगरबी लिबास बड़े सलीके से जेब तन कर रखा था। उसके किसी अंदाज से आमियानापन जाहिर नहीं होता था और न उसके बारे में ये शुबा किया जा सकता था कि वो खास इस मकसद के तहत यहाँ मुलाजिम रखी गई होगी। हाय, नजदीक पहुंचने पर उसने अपनी मुतरन्नम आवाज में कहा, मैं देख रही हूँ कि आप यहाँ तनहा आए हैं। माफ कीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं सका। मैंने बेरुखी से कहा, क्या हम पहले भी कभी मिल चुके हैं? ओ माफ करना, वो शर्मिंदा सी होगी। पहले मुझे अपना तारुफ करा देना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, अब कराए देती हूँ। मुझे फलूरा कहते हैं और मैं एक मुकामी फर्म में टाइपिस्ट हूँ। खूब, मैंने सपाट लहजे में कहा, तो मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? ये बहुत महंगी जगह है, कभी कभार दिल घबराता है तो इस तरफ निकल आती हूँ। उसने उदासी से कहा, वक्ती तौर पर किसी की रफाकत मैसर आ जाती है तो थोड़ी बहुत देर के लिए दिल बहल जाता है। कभी कोई नहीं मिलता तो यूं ही वापस चली जाती हूँ।
इतनी महंगी तफरी में तो महीने में एक बार भी अफोर्ड नहीं कर सकती। मैंने उसे गौर से देखा तो तुमने इसलिए मुझे रोका था। मालूम नहीं तुम मेरे बारे में क्या ख्याल जाहिर करो, लेकिन मैंने तो सोचा था कि तुम अकेले हो, शायद तुम भी मेरी तरह तन्हाई महसूस कर रहे होगे, इसलिए। तुमने बहुत अच्छा किया माई डियर फलूरा, मैंने मुस्कुरा कर कहा। मैं भी किसी की हुसीन रफाकत का मुतमन्ना था, लेकिन मेरे साथ मुश्किल ये है कि मैं रफाकत खरीदने का कायल नहीं हूँ। ये ऐसी चीज ही नहीं जिसकी खरीदो फरोख्त की जाए, ये तो बायमी रजामंदी के सौदे होते हैं। अगर कोई सिर्फ फर्ज निभाने के लिए साथ दे तो शदीद ज़हनी कोफ्त का सामना करना पड़ता है। तो मैं भी हर किसी को अपना साथी नहीं बनाती। अगर कोई दिल को भा जाए तो ठीक, वरना मैं वापस चली जाती हूँ। गोया आज शाम खुशकिस्मती मेरा मुकद्दर है, मैंने खेज लहजे में कहा। अगर मैं किसी और चीज की ख्वाहिश करता तो वो भी मिल जाती। उसने मुस्कुराकर मेरी आंखों में आंखें डाल दी। खुशकिस्मत तो मैं हूँ, उसने बड़ी बेबाकी से कहा, वरना कहाँ मैं और कहाँ तुम जैसा वजिया नौजवान। मैं जोर से हंस पड़ा। तुम्हारी सोबत में बड़ा पुरलुत्फ वक्त गुजरेगा। तुम तो गुफ्तगू के फन में भी ताक हो। मालूम नहीं तुमने क्यों अभी तक अपना नाम नहीं बताया, उसने शिकायती अंदाज में कहा, यूं जैसे मुझसे शिकायत करना उसका हक हो। मैं अच्छी तरह समझ रहा था कि वो हर एक को ऐसे ही अंदाज दिखाकर घेरती होगी। जिस तरह उसने मेरी तारीफ की थी, औरों की तारीफ भी इसी तरह करती होगी। वो तो खैर इस बात के पैसे लेती थी, लेकिन मैं खूब जानता था कि हर लड़की इसी किस्म के नुस्वानी हथियार से लैस होती है। उसके बारे में पता नहीं चलता कि वो कब संजीदा है और कब बेवकूफ बना रही है। दुनिया में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो इस किस्म के जाल में फंस जाते हैं और बदम खुद ही समझते रहते हैं कि वो खुद सनफे नाज़िक को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन एक न एक दिन उन्हें मालूम हो ही जाता है कि वो अपनी तमाम तर चालाकियों के बावजूद चोट खा गए हैं। उस इंकिशाफ के बाद थोड़ा बहुत वक्त पछतावे में गुजारने के बाद वह सरे नौ निकल खड़े होते हैं दोबारा बेवकूफ बनने के लिए। मैं इन तमाम हकाइक से बाखबर था, लिहाजा ये क्यों कर मुमकिन था कि मैं धोखा खा जाता, लेकिन मैं उस पर जाहिर नहीं कर सकता था कि मैं उसकी असलियत से वाकिफ हूँ। मैं तो यहाँ आया ही बेवकूफ बनने के लिए था। लिहाजा मैंने एक तवील सांस ली और मुस्कुरा कर कहा, खाकसार को एडम डी फलूक कहते हैं। आप आसानी की खातिर मुझे सिर्फ एडी कहकर मुखातिब कर सकती हैं। ठीक है, वो मुस्कुराई। क्या तुम यहाँ अक्सर आते रहते हो मिस्टर एडी? उसने सवाल किया, हालांकि वो अच्छी तरह जानती थी कि मैंने पहली बार क्राउन नाइट क्लब के अहाते में कदम रखा था। ये कैसे मुमकिन था कि वो वहाँ आने जाने वालों से वाकिफ ना हो? आखिर वो वहाँ मुस्तकिल मुलाजिम की हैसियत से काम कर रही थी। नहीं, मैं आज पहली बार यहाँ आया हूँ, मैंने कहा, और मेरी खुशकिस्मती कि तुम जैसी खुश जमाल दोशीदा रहनुमाई के लिए मिल गई, वरना मैं तो यहाँ के कवानीन से कती ला इल्म हूँ। इस एतबार से तो वाकई तुम खुशकिस्मत हो। उसने कमाल बेतुकल्फी से मेरा हाथ थामते हुए कहा, आओ पहले टिकट खरीद लें, फिर अंदर चलेंगे। 2 टिकट खरीदने के बाद मैं उसके साथ अंदर दाखिल हो गया। ये क्लब उस एतबार से मुनफरद है कि यहाँ हर किस्म का माहौल मयसर आ जाता है। उसने मेरे साथ अंदर दाखिल होते हुए कहा, तुम ये बताओ कि तुम्हारा मूड क्या है? जी चाहता है कि पुरसुकून से गोशे में बैठकर तुमसे बातें करते हुए रात बिता दूं, मैंने बड़े रोमांटिक लहजे में कहा, और वो हंस पड़ी। मैं खुद भी ऐसे ही मूड में हूँ, तो फिर आओ लान की तरफ चलते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ कोई लान भी है, और अगर है तो किस किस्म का है, लेकिन मुझे इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करना पड़ा। चंद राहदारियों से गुजरने के बाद एक दरवाजे से निकलकर हम एक लान में पहुंच गए, जहाँ बाकायदा मेजें और कुर्सियां बिछी हुई थी। इस कुशादा लान के गिर्द ऊंची दीवार थी और दीवार के साथ ऐसी पोजीशन बनी हुई थी जिनके अंदर भी बैठने का इंतजाम था। मजेदार बात यह थी कि वहाँ बिजली का कोई बंदोबस्त नहीं था। रोशनी के लिए मेज पर 2 खूबसूरत डिजाइन वाली लालटेनें जल रही थी, जिनकी मदम रोशनी ने माहौल को कुछ ज्यादा ही रोमांटिक बना दिया था। कमाल है भाई, मैंने वाकई ही हैरान होते हुए कहा। ये तो बिल्कुल ही ऐसा माहौल है जिसकी मुझे इस वक्त ख्वाहिश थी, लेकिन यहाँ तो चंद ही मेजें आबाद नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ वही लोग आते हैं जो बहुत ज्यादा खुश ज़ौक़ होते हैं। फलूरा ने अपने नरमो नाजुक हाथों से मेरे हाथ थाम कर दूर अफसादा जगह की तरफ बढ़ते हुए कहा, इस लान का नाम गोशा-ए-आफियत है और एक ऐसी कशिश मुझे यहाँ खींच कर ले आती है। वो मेरा हाथ थामे मुझे एक ऐसी जगह ले आई जहाँ कोई नजदीक नहीं था। फलूरा के अज़ाइम अच्छे दिखाई नहीं दे रहे थे, ताम अब मैं यहाँ आ गया था तो मुझे भुगतना ही था। लेकिन वहाँ कदम रखते ही मेरे होश उड़ गए। मेरा ख्याल था कि अंदर भी नशिस्तों की तरतीब वही होगी जो बाहर है, यानी एक मेज के गिर्द 4 कुर्सियां, मगर वहाँ तो मंजर ही कुछ और था। मेज दीवार में नस्ब थी और उसके सामने एक सोफा नुमा निशस्त, जिसके पहलू और रकब की दीवारें इतनी ऊंची थी कि दूसरी तरफ बैठा हुआ आदमी बिल्कुल जोड़ा पूरी तरह छुप कर रह जाए। गोया अगर यहाँ बैठना था तो उसके साथ एक ही निशस्त पर बैठना पड़ता, और उसके बाद जो कुछ भी होता उसे सोचकर ही मुझे जुर्जुर सी आ गई। लेकिन मुश्किल ये थी कि मैं जो कदम उठा चुका था उसे वापस भी नहीं ले सकता था।
लिहाजा दिल पर जबर करके मुझे एक कदम उठाना पड़ गया। मेरे हाथ पर फलूरा के गुदाज हाथ के दबाव में इजाफा हो गया था। बहुत उम्दा है, मैंने बड़ी मुश्किल से कहा। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस जंजाल में फंस गया हूँ। मुझे उससे इस कदर बेबाकी की तवक्को नहीं थी। तो फिर तुम अचानक बुझे बुझे क्यों नजर आने लगे? उसने मेरे कानों में सरगोशी की। मैं बुझा हुआ हूँ? मैंने घबराए हुए अंदाज में हंस कर कहा। नहीं तो मैं जरा भी नहीं बुझा, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। तो फिर मुझसे खींच क्यों रहे हो? उसने मेरे कांधे से सर टिकाते हुए कहा। उसकी आवाज जज्बात से बोझल हो रही थी। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं इंतहाई नामुनासिब रवैये का मुजाहरा कर रहा था। अगर कोई लड़की इस किस्म के रवैये का मुजाहरा करे और साथ ही वो नौजवान और हुसीन भी हो तो मर्द की अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं। मेरे रवैये का खिंचाव से शुबे में डाल सकता था और मुमकिन है उसके बाद मुझे अपने मकासद के उसूल में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता। मैंने यकलख्त उसकी कमर के गिर्द हाथ डालकर उसे खुद से करीब लाने की कोशिश की, जिसकी कतई कोई गुंजाइश नहीं थी। उसके सरापा से खुशबुओं की लिपटें उठ रही थी। उसने बहुत उम्दा किस्म का सेंट लगा रखा था, लेकिन उससे भी बढ़कर उसके जिस्म और जुल्फों की महक थी। ये तुम मुझे कहाँ ले आई फलूरा? मैंने उसके कान में सरगोशी की। मुझे डर है कि कहीं जब्त का दामन मेरे हाथों से ना छूट जाए, कहीं मैं बहक ना जाऊं। बहक जाओ ना। वो आंखें बंद किए बोली। क्या बहकने के लिए भी इजाजत लेने की जरूरत होती है? इजाजत लेने के लिए जरूरत नहीं होती, मगर इस माहौल में अभी तो बहुत दखल होता है। मैं जब्त का आदमी हूँ। एक बार जब्त का दामन हाथों से छूट जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। मालूम नहीं तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो। ये बातें करने का तो वक्त नहीं है। मेरे ख्याल में यहाँ बैठकर बातें तो नहीं की जा सकती। यहाँ बड़ी घुटन है। किसी रोज मैं अपने गरीब खाने पर तुम्हारी दावत करूंगा। उस रोज तुम्हें मेरे बारे में अंदाजा होगा। उसी रोज तुम्हें पता चलेगा कि जब मेरे हाथों से जब्त का दामन छूटता है तो क्या क़यामत आती है। मेरी बानो तो इस वक्त बाहर खुली हवा में चल कर बैठते हैं। फलूरा एक झटके से उठ खड़ी हुई। तुमने सारा मूड तबाह कर दिया। वो तन कर बोली। चलो बाहर ही चलते हैं। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया और इस मौके से फायदा उठाने में किसी भी किस्म का तसाइल नहीं बरता। उसके साथ उस तनाई में बैठकर खुद पर काबू रखना जिस किस्म का कड़ा इम्तिहान था, इस किस्म के इम्तिहानों से मैं हमेशा बच निकलने की कोशिश करता था। फिर हम एक बैरूनी मेज पर आ बैठे। मैंने 2-3 गहरी गहरी सांसें लेकर खुली फिजा से ऑक्सीजन की वफर मिकदार अपने फेफड़ों में दाखिल की। उससे मुझे अपनी परागंदा ज़ेनी खत्म करने में बड़ी मदद मिली, वरना फलूरा के गैर मुतवक्को हमले ने मेरे होश व आवाज तितर बितर करके रख दिए थे। मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि उसने सिर्फ मेरे साथ ही ये हरकत की थी या ये उसका मुस्तकिल तरीका वारदात था। दोनों के इम्कानात बराबर थे। मर्दात को किसी खूबरू लड़की की रफाकत मयसर आ जाए तो वो सब कुछ भूल जाता है, बल्कि लड़की का खूबरू होना कुछ ऐसा ज्यादा जरूरी भी नहीं है। जज्बात की आंधी में तो बाज औकात भद्दी लड़कियां भी हुसीन मालूम होने लगती हैं। हम खुले आसमान तले बिछी हुई मेज के गिर्द लगी कुर्सियों पर तो बैठ गए थे, मगर फलूरा का मूड खराब हो गया था। मैं खूब समझता था कि ख्वाह उसे वाकई ही मुझ पर गुस्सा आ रहा हो, लेकिन वो ज्यादा देर मुझसे खींची नहीं रह सकेगी, क्योंकि मामला उसकी मुलाजमत का था। उसे तनख्वाह इसी बात की मिलती थी कि 9 वारदों को घेर गार कर जुए की मेज तक पहुंचा दिया जाए। खुद मैं भी यही मकसद लेकर यहाँ वार्द हुआ था। आज तक वो दूसरों का शिकार खेलती चली आई थी, मगर आज उसका साबका खुद एक शिकारी से पड़ गया था। एक ऐसे शिकारी से जो खुद शिकार होकर शिकार खेलने के लिए आया था। क्या तुम मुझसे नाराज होगी फलूरा डियर? मैंने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बड़े रोमांटिक लहजे में कहा, मगर उसने हाथ खींच लिया। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। वो मुंह फुला कर बोली। कोई और बात करो। अच्छा चलो कोई और बात करते हैं। ये देखो कितनी स्याह रात है और क्लब के न्यून साइन की जलती बुझती रोशनियों का अक्स जब तुम्हारे हुसीन चेहरे पर पड़ता है तो यूं मालूम होता है जैसे। फिर तुमने मेरे मुतल्लिक गुफ्तगू शुरू कर दी। उसने झुंझलाकर मेरी बात काट दी। अच्छा चलो अपनी बात करता हूँ। मैंने बड़ी सादतमंदी से कहा। मुझे बड़ी सख्त भूख लग रही है, मगर यहाँ तो ऐसा मालूम होता है कि कोई पुरसान हाल ही नहीं है। ओह, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया था? फलूरा का रवैया यक बयक ही तब्दील हो गया। यहाँ किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की जाती। उसने मेज के नीचे हाथ डाला। ये क्या कर रही हो? मैंने बुखला कर कहा और वो हंस पड़ी। घबराओ मत, मैं वेटरेस को बुलाने के लिए घंटी का बटन दबा रही हूँ। यहाँ घंटी का क्या काम? मैंने हैरान होकर कहा, यहाँ तो बिजली ही नहीं है, यहाँ सब कुछ मसनूई है। ये चीजें जमीन में नस्ब है और बिजली के तार जमीन के अंदर से गुजारे गए हैं। जिसे कुछ मंगवाने की ख्वाहिश होती है तो वो मेज के नीचे नस्ब बटन दबाकर वेटरेस को तलब कर सकता है। मैंने तफहीमी अंदाज में सर हिलाया। अफ्रीका की एक पसमानदा रियासत में इस किस्म की पुरतईश आसाइशात मुहैया करना ईगल जैसी तंजीम का ही हिस्सा था। चांदी लम्हों के अंदर अंदर एक तनादार वेटरेस मेन्यू कार्ड लिए नमूदार हुई और हम दोनों के सामने एक एक मेन्यू रखकर एक तरफ खड़ी हो गई।
खाने तुम अपनी पसंद से मंगवाओगी, मैंने फलूरा की तरफ झुककर कहा। इस सिलसिले में मुझसे कुछ मत पूछना। फलूरा ने मुझसे बहस नहीं की और अपनी मर्जी से ऑर्डर नोट करवा दिया। तुम मुझे आम लोगों से मुख्तलिफ लग रहे हो। वेटर्स के जाने के बाद फलूरा ने मुझसे कहा, ऐसा मालूम होता है जैसे मुझ पर फिदा होने की अदाकारी कर रहे हो। खासा शदीद हमला था। मेरी तबीयत साफ हो गई और मुझे संभल कर बैठ जाना पड़ा। लेकिन अगर जवाब में मैं अपनी सफाई पेश करने बैठ जाता तो मुझसे बड़ा अहमक और कोई ना होता। तुम भी मुझे दूसरी लड़कियों से मुख्तलिफ लगी हो, मैंने तंजिया लहजे में कहा। ऐसा लगता है जैसे दिलो जान से मुझ पर फिदा हो गई हो। फलूरा को इस किस्म के जवाब की तवक्को नहीं थी, लिहाजा वो बुरी तरह गड़बड़ा गई। ऐसी तो कोई बात नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। यानी तुम दिलो जान से मुझ पर फिदा नहीं हुई, गोया तुम भी अदाकारी कर रही हो। मेरा लहजा बदस्तूर तंजिया था। मेरी बात छोड़ो, उसने संभाला लेते हुए कहा। मैंने पहले ही बता दिया था कि इस किस्म के महंगे क्लब को अफोर्ड करने के लिए मुझे दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, और ये बड़ी वादे बात है कि दूसरा शख्स अगर मुझ पर कुछ खर्च करेगा और अपनी रकम को ज्यादा से ज्यादा करामत बनाने की कोशिश करेगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरे साथ आने वाले किसी शख्स ने फलूर शो देखने की ख्वाहिश जाहिर ना की हो। सबको किसी पुरसकून गोशे की तलाश ही होती है। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि मैं रफाकतें खरीदने का कायल नहीं हूँ। मैं समझा था तुम दूसरी लड़कियों से कदरे मुख्तलिफ साबित होगी, मगर तुम भी वैसी ही साबित हुई। अगर मैं ऐसी रफाकत का मुतलाशी होता तो मेरे गिर्द हुसीनो जमील लड़कियों का एक गोल होता और सब की सब मुझ पर फिदा हो रही होती। दौलत इतनी बुरी चीज है फलूरा, और अगर आदमी दौलतमंद हो तो उसके लिए बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। ये फैसला कर ही नहीं सकता कि कौन उसकी जात से मुखलिस है और किसकी नजर उसकी दौलत पर है। मेरा ख्याल है जबकि आदमी के पास दौलत होती है तो वो मुखलिस दोस्तों की नेमत से महरूम हो जाता है। मुझे अपने रवैये पर अफसोस है एडी डेयर, फलूरा ने बड़ी अपनाइयत से कहा। मैं तुम्हारा करम महसूस कर सकती हूँ, लेकिन मैं खुद को बेकसूर समझती हूँ। मेरा कसूर अगर है तो सिर्फ इतना कि मुझे अच्छी जगहों पर आने जाने का शौक है, जिसकी वजह से मुझे गैर इखलाकी हरकत में मुलव्वस होना पड़ता है। जिस तरह मालो मता मसला है, इस तरह हुस्न भी एक बबाल है। हर शख्स हमदर्दी का लिबादा उड़कर चला आता है। मुझे बताओ मैं कैसे तय करूं कि कौन मेरे लिए मुखलिस है। मैं समझता हूं मैंने बड़ी हमदर्दी का मुजाहरा किया, तुम्हारे साथ भी वही मसला है, लेकिन असल चीज ज़हनी हम आंगी है। लोग मेरी हाँ में हाँ तो मिलाते हैं, मगर उनका अमल उनके कौल की नफी करता है। मैं किसी भी बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन हकीकत यह है कि मैं इस यकसानियत से उकता चुका हूँ। शायद जिंदगी के मालूमात से उकता कर आज पहली बार इस तरफ निकल आया था।